ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट बुक में थोड़ा सा, ठीक है। पी ब्लॉक, डी एंड एफ एंड कॉम्प्लेक्स, जरा सभी बच्चे सुन लें। पी ब्लॉक, डी एंड एफ एंड कॉम्प्लेक्स के लेक्चर्स आपको मैंने टेलीग्राम एक ग्रुप में लिंक शेयर किया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम का एक मैंने लिंक शेयर किया था, वहां पे देख लेंगे तो पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहां आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का बोर्ड का पेपर होगा, आप देख लेना। पिछले क्लास में हमने सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर दिया। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर दिया है। सेकंड बुक में बायोमोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर भी हमने कंप्लीट खत्म कर दिया। आप तो जानते हैं हमने इसमें कंप्लीट क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो जरा फिर उसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर चैप्टर्स को देखने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट बुक की ओर चलेंगे। फर्स्ट बुक में आज की क्लास हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग शुरू से इस चैप्टर को पूरा देखेंगे। एक बैच में मुझे पर्टिकुलर ये पूरा पढ़ाना है टॉपिक, तो मैं आपके में और उसके में कॉमन पूरा पढ़ाऊंगा ताकि बिल्कुल सेम दिखाई दे। तो हमारे कोर्स में चैप्टर नंबर 9 का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर नंबर 9 का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका नाम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जरा सभी बच्चे देख लें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग बोला करेंगे आज से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम है अब हमारे पास आज की डेट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोथ आर द सेम, एक ही चैप्टर है, एक ही नाम है। ये क्लास 12 में चैप्टर नंबर 9 है। फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9 है। अब तक की क्लास में आपने सबने बच्चों ने देखा होगा, अब तक की क्लास में हमने पी ब्लॉक, सभी बच्चे वर्जन सुन लें। अब तक की क्लास में हमने पी ब्लॉक, डी एंड एफ और इलेक्ट्रो कर लिया है, सॉल्यूशन कर लिया है और सॉलिड स्टेट भी कवर कर लिया है। तो अभी हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो चैप्टर नंबर 9 है। फर्स्ट बुक में 9 नंबर चैप्टर इसका नाम है, जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए और काफी इंपॉर्टेंट है नीट वगैरह के लिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जरा सा देखते हैं पहले। तो हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इसके अंदर हमारी पहली हेडिंग है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट नाम है, ठीक है। तो जरा टाइप्स ऑफ सॉल्ट को लेकर जरा डिस्कस करेंगे एक बार, वेट करिए जरा एक बार। हाँ, देखिए जरा सा टाइप्स ऑफ सॉल्ट को जरा हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट सॉल्ट का नाम है नॉर्मल सॉल्ट। फर्स्ट सॉल्ट का नाम है नॉर्मल सॉल्ट। हम लोग नॉर्मल सॉल्ट को एनएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनएस। कायदे से जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमारा अभी जो बेसिकली पढ़ाना है कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नाम है, उस टॉपिक के आसपास आने के लिए ये सारा थोड़ा बेसिक पहले हम करेंगे। तो नॉर्मल सॉल्ट में थोड़ा सा आपको लिखना है। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, जैसे एक बार पहले देख लो। नॉर्मल सॉल्ट हम NaCl को बोलते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। नॉर्मल सॉल्ट हम किसको बोलते हैं? Na2SO4 को बोलते हैं। नॉर्मल सॉल्ट क्या है? Na3PO4 को बोलते हैं।
यानी सभी बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ केटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन। नॉर्मल सॉल्ट का डेफिनेशन में क्या लिखना है? नॉर्मल सॉल्ट में इट फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ केटायन प्लस इक्वल नंबर ऑफ एनायन। इट फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ केटायन प्लस इक्वल नंबर ऑफ एनायन। सभी बच्चे जानते हैं पहले सॉल्ट कैसे बनता होगा, तो आप जानते हो एसिड और बेस जब भी मिक्स करते हैं एक सॉल्ट बनता है, आप सभी बच्चों को पता है, प्लस वाटर बनता है। अब सॉल्ट के बारे में हमने पहला सॉल्ट देखा जिसका नाम है नॉर्मल सॉल्ट, दूसरे एक सॉल्ट का नाम है एसिडिक सॉल्ट। हम एक एक करके पूरे सॉल्ट को जरा डिस्कस पहले कर लेते हैं, फिर मैं जरा सा मेन टॉपिक पे आ जाऊंगा। दूसरे एक सॉल्ट का नाम है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट इज द एएस। एसिडिक सॉल्ट का नाम है एएस, जरा से यहाँ देख लें एएस। एसिडिक सॉल्ट के बारे में बात करेंगे तो कोई एनायन है, जैसे कि एनायन का नाम SO4 पे 2 नेगेटिव। इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक सोडियम लिया, लेकिन आप तो जानते हैं जितने चार्ज होना चाहिए एनायन का उतना होना चाहिए केटायन का। केटायन एनायन का सेम चार्ज होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं एनायन पे तो 2 चार्ज है लेकिन केटायन पे सिंगल चार्ज है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने हाइड्रोजन को यूज किया। किसका यूज किया? हाइड्रोजन का। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन ने इसको बैलेंस किया है, यानी इसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। इस पूरे सॉल्ट का नाम है एसिडिक सॉल्ट। और जो हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है इसका नाम है एसिडिक हाइड्रोजन। इसका नाम है एसिडिक हाइड्रोजन। यानी मैं कहना आपसे ऐसे जा रहा हूँ द सॉल्ट विच फॉर्म मिनिमम 1 एसिडिक हाइड्रोजन, विच फॉर्म ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, मिनिमम वन एसिडिक हाइड्रोजन, या द सॉल्ट ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा सॉल्ट कोई जिसमें एक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका नाम है एसिडिक सॉल्ट। इसके बाद अगला सॉल्ट का नाम है बेसिक सॉल्ट। थर्ड सॉल्ट का नाम है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट के बारे में जरा हम बात करेंगे तो बेसिक सॉल्ट भी कई तरीके का है। जरा सा देखिए आप, अगर किसी बच्चे ने ऐसे ले लिया PbOH का पावर 4, PbOH का पावर अगर आप 4 लेते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ अगर आप लेते हैं, तो ऐसे केस में Pb पे 4 प्लस आएगा। कितना 4 चार्ज आएगा? Pb पे 4 प्लस आएगा। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड है, ये Pb जो 4 प्लस वाला हमने यूज किया, इसका नाम है केवल बेस, इसका नाम है बेस। लेकिन किसी बच्चे ने ये ले लिया PbOH का पावर ट्वाइस और Cl2, तो ऐसे केस में इसका नाम होगा बेसिक सॉल्ट। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? केटायन एनायन को बैलेंस करने के लिए इस बार हमने OH यूज किया है। यहाँ पे केटायन एनायन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यूज किया है। हाइड्रोजन यूज करेंगे तो उसका नाम एसिडिक सॉल्ट होगा, और वहां पे बेस यूज करेंगे तो उसका नाम बेसिक सॉल्ट होगा। केटायन एनायन को बैलेंस करने के लिए सब नाम है। हमने यहाँ बैलेंस करने के लिए OH को यूज किया तो नाम हो जाएगा इसका बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन यूज किया तो इसका नाम है एसिडिक सॉल्ट। तो जरा हमने सॉल्ट के बारे में बात किया। नॉर्मल सॉल्ट भी बहुत तरीके के होते हैं, तो जरा अभी इनके बारे में बात करेंगे। नॉर्मल सॉल्ट जरा सभी बच्चों एक बार देख लें। नॉर्मल सॉल्ट को हम NS नाम से इंडिकेट कर रहे हैं, तो NS के बारे में जरा थोड़ा हम बात करेंगे। नॉर्मल सॉल्ट भी बहुत तरीके का है, जैसे पहला सॉल्ट का नाम है, जरा देखें AB सॉल्ट। AB का मतलब हो गया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, NaCl। देख लें यहाँ पे NaCl एक सॉल्ट है, मतलब केटायन और एनायन का रेशियो 1:1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा है A2B सॉल्ट या AB2 सॉल्ट। दूसरा है A2B सॉल्ट या AB2 सॉल्ट। इसमें एग्जांपल अगर आप लेंगे तो MgCl2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? MgCl2। A2B AB2 बोथ आर द सेम, समझ पा रहे हैं आप? इसी तरीके से तीसरा एक सॉल्ट है जिसका नाम है A3B सॉल्ट या AB3 सॉल्ट। इसके बारे में बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हो सकता है AlCl3। एक और सॉल्ट होता है जिसका नाम है AXBY। क्या नाम होता है? AXBY। AXBY का यहाँ थोड़ा एग्जांपल देखिए। AXBY सॉल्ट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप Al2SO4 पे थ्राइस। सभी बच्चे देख सकते हैं Al पे 3 प्लस चार्ज है और सल्फेट पे 2 माइनस है। सल्फेट पे कितना है? 2 माइनस है। सभी बच्चे यहाँ देख पा रहे हैं। होता क्या है? चार्ज, इसका चार्ज हम x मान लेंगे। जरा यहाँ देखिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसका चार्ज हम x मान लेंगे और इसका चार्ज हम क्या ले लेंगे? y मान लेंगे। और आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बना हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बना हुआ है। दोनों के चार्ज को लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंपाउंड बना हुआ है जिसका नाम है AXBY, वेयर x और y इज अ वेरिएबल। वेयर x और y इज अ वेरिएबल। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, केटायन की वैल्यू 3 हो या एनायन की वैल्यू 3 हो सकता है, केटायन या एनायन की वैल्यू 2 हो सकता है, केटायन या एनायन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। तो कंक्लूजन ये था, अभी 3 सॉल्ट हमने देखा है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये या नॉर्मल। ठीक है, 3 सॉल्ट हैं। 2 सॉल्ट और थोड़ा डिस्कस पूरा करेंगे पहले, फिर थोड़ा हम लिखने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसको जरा मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड का नाम है, जरा सभी बच्चे देखें, नाम से ही पढ़ के पता चल रहा है, नाम लिखा हुआ है एडिशन कंपाउंड। तो नाम से ही पढ़ के पता चल रहा है कि ऐड होने के बाद कोई कंपाउंड बनता होगा। क्या लिखा हुआ है? एडिशन कंपाउंड। तो नाम से ही पढ़ के पता चल रहा है कोई ऐसा सॉल्ट जो ऐड करने से बनता होगा। तो एडिशन कंपाउंड अगेन 2 तरीके का है, तो हम इसको 4th नंबर रख लेते हैं। 4th नंबर हमने क्यों रखा है?
पहला नॉर्मल, दूसरा एसिडिक, तीसरा है बेसिक, फोर्थ का नाम है डबल सॉल्ट। फोर्थ का नाम है डबल सॉल्ट, नाम है बस डबल सॉल्ट। पहले डबल सॉल्ट क्या होता है जरा सा देखिए, दो नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट कितने तरीके का होता है, कैसे बनता है, डिस्कस हमने कर लिया है। दो नॉर्मल सॉल्ट जब भी मिक्स करेंगे तो ऐसे केस में जो फॉर्म होगा उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। मैं यहाँ पे जरा एग्जांपल से आपको थोड़ा समझाता हूँ डबल सॉल्ट को लेके थोड़ा। किसी बच्चे ने, मान लेते हैं एग्जांपल में KCl लिया, किसी बच्चे ने MgCl2 लिया, इज अ क्लास ऑफ अमाउंट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट दैट इज 1:1, 1:2, प्लस किसी बच्चे ने इसमें वाटर मिक्स कर दिया, प्लस वाटर इसमें मिक्स कर दिया। तो जैसे ही कंपाउंड बनेगा, इधर बनेगा KCl डॉट, यहाँ पे बनेगा MgCl2 डॉट 6H2, इसका नाम होगा कार्नेलाइट। इसका नाम होगा कार्नेलाइट। क्या नाम है इसका, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट एक कंपाउंड का नाम है, आप समझ पा रहे हैं। इसकी वजह से सब लोग देखें, अगला हमारा एक कंपाउंड है K2SO4। अगला एग्जांपल है, जो एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखेंगे। K2SO4, फिर किसी बच्चे ने एक और नॉर्मल सॉल्ट लिया Al2SO4 का थ्राइस, प्लस इसको वाटर में मिक्स कर दिया, प्लस इसको वाटर में मिक्स कर दिया। इधर लिखना चाहिए था, मैं नीचे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो बनेगा यहाँ पे K2SO4 डॉट, जरा सा देखिए आप, Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2। ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम है पोटासलम, इसका नाम है पोटासलम। अभी थोड़ा समय बदल गया है, आज के डेट में किसी को सेविंग भी नहीं करते हैं कई लोग, आप देखते हैं कई लोग सेविंग नहीं करते हैं, जैसे हमारी तरफ दाढ़ी वाड़ी रख लेते हैं, और जो बहुत यंगस्टर्स हैं जो बहुत स्मार्ट बनते हैं वो सेविंग वगैरह करते हैं। तो पहले टाइम में जो सेविंग वगैरह करते थे, तभी तो आजकल इतने बढ़िया रिजल्ट्स आ गए हैं कि आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे भी बना लीजिए, या थोड़ा ऑन द वे है, अगर आप कार भी ड्राइव करते हैं तब भी आप सेविंग कर सकते हैं, आपका कहीं कटने उठने का उसमें कुछ है ही नहीं। पहले जमाने में जब आप थोड़ा से 10 साल 12 साल पीछे जाएंगे, जैसे मैं लेफ्टी हूँ आपको बताऊं, तो आप में से कोई लेफ्टी होगा तो जो रेजर्स मार्केट में पड़े हुए जिससे आप सेविंग करते हैं, तो जो भी लेफ्टी होगा, रेजर चूंकि राइट हैंडेड बनाता है, जो भी आप घर पे पोटैटो पिलर्स आते हैं या आलू आलू साफ करने के लिए पिलर्स आते हैं घर में, वो भी राइट हैंडेड होता है। पुराने जमाने वाले जो पिलर्स ऐसे आते थे और यहाँ पे छोटा सा घोल रहता था, वो भी कैसे थे, राइट हैंडेड थे। तो वो जो पिलर्स है वो भी राइट हैंडेड है। इसके अलावा जो गाँव में जो खेती वगैरह करता होगा, हंसिया वगैरह होगा, वो भी राइट हैंडेड होता है। तो बेसिकली जो सेविंग के लिए यहाँ पे मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, ट्रिमर की जगह पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो बेसिकली कैसा होता है, राइट हैंडेड रहता है। लेकिन जैसे ही और किसी ने दाढ़ी बनाने की कोशिश करी, या जैसे किसी ने रेजर चलाया, तो ऐसे केस में अगर लेफ्ट हैंड होगा तो उसके जहां भी रेजर चला रहा हो वहां कट जाएगा। अभी उसी को दूर करके, आप समझ रहे हैं, आप तो ऐसा बना रखा है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप कार ड्राइव करते हुए बना सकते हैं सेविंग, आप समझ रहे, इतना बढ़िया कंपनियों ने इस पर काम किया है। तो बेसिकली पहले कहीं कट वट जाता था, तो कटने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते थे, जिसका नाम है पोटासलम। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया कार्नेलाइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है पोटासलम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जरा एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ये लिखा हुआ है FeSO4, सभी बच्चे देख सकते हैं, प्लस NH4 अमोनियम सल्फेट इसका नाम है, प्लस 6H2। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, जरा से यहाँ देख लीजिए, प्लस 6H2। तो ऐसे केस में जो कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस, डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इसको बुक्स में लिखा होगा मोहर सॉल्ट, इसका नाम है मोहर सॉल्ट। आपसे रिक्वेस्ट है ये सारे नाम आपको याद रखने, मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, इसका नाम है मोहर सॉल्ट, थोड़ा दूसरी लैंग्वेज से लिख देता हूँ, ये रहा मोहर सॉल्ट, ऐसा लिखा हुआ। क्या नाम है इसका, मोहर सॉल्ट। डबल सॉल्ट कैसे बनता है, दो नॉर्मल सॉल्ट कंबाइन होंगे, दो नॉर्मल सॉल्ट, ये देख सकते हैं सब नॉर्मल सॉल्ट है। कोई भी एग्जांपल आपका फेवरेट जो लगे उसको एज्यूम कर लीजिए, नॉर्मल सॉल्ट के मिक्स होने से बनेगा, उस सब का क्या नाम है, डबल सॉल्ट। तो एक बार हम पहले ऐसे समझते हुए चलेंगे, फिर जो लिखवाने का काम है लास्ट में फाइनली बोल के मैं लिखवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको कवर हो गया होगा, सारी बातें समझ गए, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, जरा सा वेट कर रहा हूँ, हो गया सर। ठीक है, ओके। यहाँ देखते हैं, एक दोबारा जरा सा डबल सॉल्ट के बाद डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा हमें कंपेयर करना है पूरी बात समझाने के लिए। बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो पहले हम डबल सॉल्ट को लेकर थोड़ा और डिस्कस करेंगे, फिर डबल सॉल्ट क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट में पहली आइडेंटिफिकेशन है, दो नॉर्मल सॉल्ट मिक्स बनेगा और ही बनाएगा डबल सॉल्ट। सभी बच्चे ध्यान से देखते हुए चले, काफी इंपॉर्टेंट। डबल सॉल्ट में पहली आइडेंटिफिकेशन ये है, जिसका सबसे बढ़िया और बेहतरीन एग्जांपल हमने कोई एक ले लिया, जैसे FeSO4 ले लिया, किसी बच्चे ने NH4 ट्वाइस ले लिया, SO4 ले लिया, प्लस 6H2 ले लिया, प्लस 6H2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही लेंगे तो ये बनता है FeSO4 और NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2।
तो डबल सॉल्ट का पहला इंपॉर्टेंस क्या है, दो नॉर्मल सॉल्ट मिक्स करके बनेंगे। दूसरा डबल सॉल्ट का पॉइंट जरा से देखिए आप अगेन क्या है, डबल सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन है, डबल सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन है, बीच में डॉट डॉट आएगा, सॉल्ट के बीच में डॉट डॉट आएगा। सभी बच्चे देख सकते हैं सॉल्ट के बीच में डॉट डॉट आ रहा है, बीच में क्या आएगा, डॉट और डॉट आएगा, DOT डॉट आएगा। थर्ड डबल सॉल्ट की इंपॉर्टेंट बात जरा सा देखें, थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल सॉल्ट की सारे इंपॉर्टेंट लाइन में एक जगह लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट ये है कि कोई डबल सॉल्ट आपने लिया और उसको वाटर में मिक्स कर दिया, कोई आपने डबल सॉल्ट वाटर में लिया और उसको मिक्स कर दिया, ये डबल सॉल्ट है और इसको वाटर में आपने डाला, सभी बच्चों को दिख रहा है, इसमें आपने डबल सॉल्ट को डाला। अब जैसे ही कोई डबल सॉल्ट वाटर में आएगा, ये अपने इंडिविजुअल आयंस को लॉस कर देगा। चेक करते हैं क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो मैं इसी को ले लेता हूँ, इसका नाम मोहर सॉल्ट, आप जानते हैं इसका क्या ओरिजिनल नाम है, मोहर सॉल्ट। अभी हमने थोड़ा बात किया इसके बारे में, तो मैं मोहर सॉल्ट को यहाँ ले लेता हूँ। जैसे ही इस कंटेनर में हमने मोहर सॉल्ट डाला होगा, जैसे इस कंटेनर में मोहर सॉल्ट को डालेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मोहर सॉल्ट, देखिए मोहर सॉल्ट को आप डालेंगे, तीन डिफरेंसेस है डबल सॉल्ट के बारे में, देख लीजिए जरा। तो मोहर सॉल्ट को डालने पे मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला था FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ये लिखा पड़ा FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस डॉट 6H2 SO4 6H2। जैसे इसको वाटर में मिक्स करेंगे, तो वाटर में मिक्स करने के बाद ये क्या होगा, यहां से पहले Fe पूरा बाहर निकलेगा, Fe2 प्लस एक्वस में, प्लस फिर से क्या होगा यहाँ पे अमोनियम, दो अमोनियम है तो 2NH4 प्लस एक्वस में ब्रेक करेगा, 2NH4 प्लस एक्वस में ब्रेक करेगा। फिर सल्फेट यहाँ पे और यहाँ पे दो हैं, तो आप देख सकते हैं 2SO4 माइनस 2 एक्वस में ब्रेक करेगा। ये सारे इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक कर जाएगा और वाटर ऑलरेडी वाटर में चला जाएगा जो H2 है, H2 एक वाटर है जो चला जाएगा। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, इसको जरा जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा और भी हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे और समझाने के लिए आपको फिर एक बार कॉम्प्लेक्स को पूरे लेकर डिस्कस करेंगे। इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें, और बस यहाँ पे थोड़ा समझने की उसकी कोशिश करेंगे। तो पहला जरा हमने ये देखा, इसके बाद थोड़ा अगर इसको लेके हम और डिस्कस करेंगे तो यहाँ आपको दो तीन बातें और समझाना चाह रहा था। जब इंडिविजुअल आयन आ गया, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इधर जरा रफ कर रहा हूँ थोड़ा बार इसको बोल के, दो नॉर्मल सॉल्ट मिक्स होंगे, डबल सॉल्ट बनेगा। डबल सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन है, बीच में डॉट डॉट होगा। इसके बाद डबल सॉल्ट की तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डबल सॉल्ट को जब भी वाटर में डालेंगे, जब भी डबल सॉल्ट को वाटर में डालेंगे, तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं ऐसे केस में कोई इंडिविजुअल आयन की आइडेंटिटी को लॉस करेगा। तो मैंने इस कंपाउंड को, डबल सॉल्ट को इस कंटेनर में लिया हमने, यहाँ ध्यान से देख लें, यहाँ पे कोई डबल सॉल्ट लिया था हमने, जिसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ। डबल सॉल्ट लेने के बाद ये वाटर में डिजोल्व हो गया होगा, इसमें पूरा का पूरा डिजोल्व हो गया। अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि अगर Fe2 प्लस है तो कोई ऐसा टेस्ट कराएंगे जो Fe2 प्लस को सेपरेट करता हो। तो Fe2 प्लस की आइडेंटिफिकेशन के लिए Fe2 प्लस का कोई रिएजेंट इसके अंदर डालेंगे, जैसे डालेंगे तो Fe2 प्लस यहाँ से क्या होगा, इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर सॉल्यूशन में कुछ और मिक्स करेंगे तो NH4 प्लस सेपरेट हो जाएगा। फिर सल्फेट भी इसी तरह सेपरेट करेंगे। जैसे आपको समझाने के लिए मैं बोलूँ, इस कंपाउंड में हम एक बेरियम नाम का कोई रिएजेंट डाल देंगे, क्या डाल देंगे, Ba2 प्लस डाल देंगे, या BaCl2 डाल देंगे, या Ba2 प्लस डाल देंगे, एक ही बात है दोनों। जैसे डालेंगे, मैं आपको बताऊं, इस पूरे कंटेनर में जो है सॉल्यूशन रखा हुआ था, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, ये वही सॉल्यूशन है जो पूरा मिक्स पड़ा हुआ है, ये वाला, ये पूरा कंपाउंड इस सॉल्यूशन में डिजोल्व है। लेकिन जैसे ही Ba2 प्लस आप डालेंगे, आपको बताऊं, इस पूरे नीचे में, यहाँ बॉटम में व्हाइट पिपिटी आ जाएगा, इस पूरे नीचे में क्या होगा, व्हाइट पिपिटी आ जाएगा। व्हाइट पिपिटी कैसे पता चला आपको सर, क्योंकि यहाँ पे BaSO4 बनेगा, यहाँ पे BaSO4 बनेगा, तो बुक्स वाले ऐसे सिंबल बनाएंगे, ऐसे सिंबल का मतलब है व्हाइट पिपिटी। तो तीन बातें, डबल सॉल्ट के बीच में दो नॉर्मल सॉल्ट फॉर्म करवाते हैं, डबल सॉल्ट बनने में बीच में डॉट डॉट लिखा होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे, सारे मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उस मॉलिक्यूल का टेस्ट करा लेंगे, जैसे टेस्ट ऑफ अमोनियम, टेस्ट ऑफ Fe2 प्लस, टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो मैंने टेस्ट ऑफ सल्फेट आपको यहाँ करके बताया है कि जैसे ही सल्फेट का टेस्ट कराने के लिए फॉर्मूला होता है BaCl2, इसके अंदर हम BaCl2 को इंसर्ट जैसे करेंगे तो नीचे में एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो बेसिकली BaSO4 के लिए होगा। BaSO4 केवल बनाएगा, बाकी इनके साथ बेरियम जो है रिएक्ट नहीं करता है।
इस पूरी बात का सार इतना से समझ में आ रहा है कि कौन वाटर में डिजोल्व होगा और कौन नहीं होगा, हमें पता चल जाएगा। अब जरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लेकर डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हमारा ओरिजिनल यही चैप्टर था, लेकिन हम थोड़ा पीछे से देखते हुए आ रहे थे कि क्या टॉपिक है। हमारा चैप्टर ये था, लेकिन इसके लिए थोड़ा हम पीछे से बातों को कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है जरा सा देखिए हम, दो नॉर्मल सॉल्ट जिसको मिक्स कराएंगे तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। दोनों में पहली प्रॉपर्टी तो सेम है, दोनों की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है। जैसे किसी बच्चे ने अगर लिखा K प्लस, यहाँ जरा सा देख लें आप, यहाँ लिख लेते हैं KCN, जरा सा देखो आप। किसी बच्चे ने FeCN ले लिया, यहाँ पे जरा सभी बच्चे देख लें, KCN लिया, FeCN लिया और इसको किसी तरीके से रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन कराने के बाद बना K4FeCN6, मान लेते हैं बना K4FeCN6। जैसे अगर आप मेरे से बोलोगे तो इस तरीके से बना, जरा से देख लो, 4KCN प्लस FeCN का ट्वाइस इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये कंपाउंड बन गया जिसका नाम है K4FeCN6। तो पहला, दोनों में प्रॉपर्टी कॉमन क्या है जरा सा देख लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी दोनों में ऐसा बनेगा, पिछले साल बोर्ड में क्वेश्चन है और जो सिमिलर क्वेश्चन जेईई यूनिट में भी आएंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या है। तो पहला तो सिमिलैरिटी है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट सेम फॉर्मूले से बनता है। अब जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा K4FeCN6, तो K4FeCN6 में दूसरा आइडेंटिफिकेशन जरा सा देखिए क्या है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ये है, सभी बच्चे देख लें, दूसरा आइडेंटिफिकेशन ये है, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट वो यूज करते हैं, इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट वो यूज करते हैं। वहां पे हम क्या कर रहे थे जरा देखो, थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट से डबल सॉल्ट से कंपेयर कर लेते हैं जरा एक बार समझाने के लिए। डबल सॉल्ट में पहली लाइन तो दोनों सेम है कि दो नॉर्मल सॉल्ट मिक्स करके बनाएंगे, तो इधर बनेगा डबल सॉल्ट, जो हमने पढ़ लिया है इसके बारे में हम दोबारा लिख रहे हैं। दूसरा इधर में पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था, दूसरा इधर में पॉइंट क्या है कि इसके बीच में डॉट डॉट आएगा, इसके बीच में डॉट डॉट आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। कैसा आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, सभी बच्चे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे इस कंपाउंड को वाटर में आपने डाला होगा, कौन से कंपाउंड को, K4FeCN6 मान लेते किसी बच्चे ने लिया है आप, और K4FeCN6 को वाटर में डालेंगे, और K4FeCN6 को जैसे ही वाटर में डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर में डालने पे कायदे से ये तो ब्रेक ऐसे करना चाहिए था 4K प्लस एक्वस, जरा सभी बच्चे देख लें कैसे ब्रेक करना चाहिए था, 4K प्लस एक्वस प्लस Fe, इस तरीके से Fe पे जो चार्ज आएगा +2 मान लेते हैं एक्वस। अब कैसे आया अभी वो हमारा काम नहीं है, कई बार देख रहे हैं, प्लस 6Cn नेगेटिव एक्वस। कायदे से ऐसा ब्रेक करना चाहिए, लेकिन देखा ऐसा गया कि इस तरीके से ब्रेक ये नहीं कर रहा था। दोबारा एक बार पूरी बात बोल देता हूं, पूरी बात इस तरीके का है, जरा अच्छे सुन लो। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जैसी बनेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की सिंबल है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा। जब एक बार कहीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म हो गया तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो जैसे ही वाटर में डाला गया तो कायदे से करना चाहिए था K को अलग, Fe को अलग, Cn को अलग, ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखा गया इस तरीके से वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ, देखा ऐसा कुछ गया, यानी जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया तो कुछ ऐसा मिला। सभी बच्चे जरा सा देखें कैसा मिल रहा है सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व किया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। जब सॉल्यूशन में इस कंपाउंड को डिसॉल्व किया गया, ये जो सॉल्यूशन है यानी वाटर में डिसॉल्व किया गया, वाटर में कौन से कंपाउंड को, K4FeCN6 को, वाटर में K4FeCN6 को जब डिसॉल्व किया गया, ये कंपाउंड को जब डिसॉल्व किया गया तो देखा ऐसा गया कि केवल यहाँ से 4K प्लस वाटर में डिसॉल्व हुआ, यानी ये पार्ट वाटर में डिसॉल्व हुआ, लेकिन इस पॉइंट में वाटर में कोई चेंजेस नहीं आया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे वाटर में कोई चेंजेस नहीं आए। सर आपको कैसे पता चला, वहां -4 होगा, सॉल्ट में जितने केटायन उतने एनायन, यहाँ पे केटायन कितना है 4, एनायन कितना होगा -4। तो ऐसा देखा गया कि ये पार्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, यानी नॉट डिसोसिएटेड, ये वाटर में ब्रेक नहीं किया। इधर लिख देता हूँ नॉट डिसोसिएटेड, ये वाटर में डिसोसिएट नहीं हुआ, इधर लिख देता हूँ नॉट डिसोसिएटेड, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वाटर में डिसोसिएट हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट ये वाला पार्ट है, ये डिसोसिएटेड पार्ट लिख देता हूं। तो अब तक फाइनल कंक्लूजन एक लाइन में सारी बातों का सुन लें हम। सबसे पहला बात है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट दो तरीके का है, पहले सॉल्ट का नाम है नॉर्मल, नंबर ऑफ केटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन बोथ आर द सेम, दैट इज नॉर्मल सॉल्ट। दूसरे सॉल्ट का नाम एसिडिक सॉल्ट, यानी सॉल्ट फॉर्म करने के लिए सॉल्ट का मतलब केटायन एनायन बराबर,
केटायन एनायन को बैलेंस करने के लिए अगर आप हाइड्रोजन यूज करते हैं तो उसका नाम है एसिडिक सॉल्ट। क्या नाम है उसका? एसिडिक सॉल्ट। फिर थर्ड हमारा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या है? केटायन एनायन को बैलेंस करने के लिए अगर आपने OH यूज कर लिया तो उसका नाम है बेसिक सॉल्ट। फोर्थ जिसका नाम है डबल सॉल्ट। दो नॉर्मल सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो बनेगा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन में बीच में डॉट डॉट लगा हुआ। फोर्थ के बाद उसका जो 5 नंबर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट उसे बोलते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो। डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कंपेयर भी कर लेते हैं साथ साथ। वहां पे डबल सॉल्ट में डॉटेड लाइंस होगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा। दूसरी पॉइंट, डबल सॉल्ट वाटर में डिजोल्व है, उसका हर आयन वाटर में फर्निश होगा, बाहर निकलेगा वहां से वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें सारे आयन जो होंगे जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, जो भी वाटर में यानी डिजोल्व हो रहा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है। जो वाटर में डिजोल्व हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ देख लें दोबारा, जो भी सॉल्यूशन में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। स्क्वायर ब्रैकेट में FeCN6 लिखा हुआ था -4, तो ये डिजोल्व नहीं होगा। 4K प्लस केवल डिजोल्व होगा क्योंकि वाटर में डिजोल्व इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। तो एक क्वेश्चन लिख लेंगे आप, डिफरेंस बिटवीन या कंपेरिजन बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कंपेरिजन बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये आपको घर पे पढ़ लेना है। अब जरा हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लेके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा टॉपिक है, इसको लेकर हम जरा डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे। एक बार पूरी बात दोबारा बोल देता हूँ। कंपैरिजन बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसे घर पे पढ़ लेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में दोबारा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब फॉर्म हो गया, कैसे साइंटिस्ट को ऐसा पता चला होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना है? साइंटिस्ट ने इसको वाटर में डिजोल्व कराया। साइंटिस्ट ने इसको वाटर में क्या किया? डिजोल्व कराया। तो जब वाटर में डिजोल्व कराया तो उसने देखा कि वाटर में डिजोल्व सब्सटेंस नहीं हो रहा है। कौन सा सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा है? जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो उसने बोला इस सॉल्ट का नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इस सॉल्ट का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? अब जरा चलते हैं आगे फिर फर्दर। सर, जी बोलिए, सुन रहा हूँ। जितना पार्ट डिसॉल्व नहीं है वो क्या प्रेसिपिटेट बन जाएगा? जी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, उसका नाम है केवल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डिसोसिएशन मतलब है अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा वो। डिसोसिएशन का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। यहां देखिए सब लोग, एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। K4FeCN6, इसमें हमें थोड़ा बहुत ज्यादा बातचीत करना है, इसलिए जरा सा देखते रहिए। K4FeCN6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी मेन चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी का नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब आज से इस पूरी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जरा सभी बच्चे देखें। जैसे ही वाटर में जाएगा केवल इतना पार्ट वाटर में रह जाएगा, यानी ये पार्ट डिजोल्व नहीं हुआ होगा। डिजोल्व नहीं का मतलब बस इतना सा है कि आयन जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं FeCN6-4, ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। और आसान शब्दों में जो सॉल्यूशन में रह गया होगा उस पर हम कुछ डालेंगे तो उसका टेस्ट नहीं देगा। यानी Fe2+ एक इंडिविजुअल आयन ब्रेक होकर नहीं आया है, CN- इंडिविजुअल आयन ब्रेक करके नहीं आ रहा है, और ये वाला पार्ट डिजोल्व हो जाएगा। तो कई बार बुक्स को इसको ऐसा लिखा हुआ होगा, इसका मतलब बुक्स वाला मान के चलता है ये पार्ट जो बाहर लिखा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो डिजोल्व हो जाएगा। जब भी किसी सब्सटेंस के पास बाहर में, बाहर मतलब कहीं भी, आइदर लेफ्ट या राइट में कुछ भी लिखा हुआ हो, वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल सभी बच्चे यहाँ देखें थोड़ा सा। दूसरा एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये वाला एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट एग्जांपल था, तो दूसरा एग्जांपल ये है CuNH3 का पावर 4। CuNH3 का पावर 4 सल्फेट किसी ने अगर ले लिया है तो ये भी जो है केवल और केवल सल्फेट डिजोल्व होगा, और इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं CuNH3 का पावर 4 पे 2+। ये 2+ सर कैसे पता चल रहा है आपको आएगा, वहां 4+ कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे -4 कैसे पता चला? ये चार्ज डिसाइड बाहर वाले मॉलिक्यूल करेंगे। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? 1+। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? 1+। टोटल पोटेशियम कितना है इसमें? 4+। तो 4+ होगा तो इधर कितना होगा? -4। यहाँ सल्फेट पे कितना है? 2-, तो बैलेंस करने के लिए कितना यूज करेंगे? 2+। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। हमने थोड़ा एक दो बार इसे बैलेंस करके भी आपको दिखा दिया है। आगे फिर थोड़ा और भी क्वेश्चन हम करेंगे तो क्लियर हो पाएगा। तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स शुरू किया है। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैं बस यहाँ एक एक करके समझाता हूँ, अच्छे से देख लेना, इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, तो अच्छे से देख लेंगे आप। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिखा हुआ है, सभी बच्चे जरा सा अच्छे से देखें। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहला लाइन ये लिखा हुआ है K4FeCN6। मान लेते हैं K4FeCN6 लिखा हुआ है। या एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं K3 या KAgCN2 लिख लो, आपका फेवरेट KAgCN2।
AgCN ट्वाइस। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? सिंपल केटायन है, केटायन के ऊपर देख लीजिए जरा कैसा है, सिंपल, सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। कैसा है इसे? कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहला लिखना है सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल केटायन है, सब पे कैसा है? कॉम्प्लेक्स एनायन है इसका। दूसरा जरा सा आप देखें यहाँ पे, दूसरा है CuNH3 का पावर 4 SO4। आप देख सकते हैं सभी बच्चे, यहाँ पे 2 माइनस है और यहाँ पे कितना है? 2 प्लस। तो बोलेंगे दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। दूसरा है कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तीसरा जरा सा देखिए यहाँ पे अगेन, तीसरा है चार्ज्ड, तीसरा है चार्ज, चार्ज वाले मॉलिक्यूल। तो चार्ज वाला ये भी हो सकता है, जरा सा देख लो आप, चार्ज वाला ये भी हो सकता है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं आप? और चार्ज वाला ये भी हो सकता है, चार्ज ये भी हो सकता है। पहला क्या था? सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन, या ये इनमें से कोई एक लो तो चार्ज। थर्ड कौन है? चार्ज। थर्ड सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कौन है? चार्ज। थर्ड है चार्ज। तो थर्ड समझ नहीं आया, क्या? थर्ड वाला समझ नहीं आया। कैसे नहीं आया? आप अभी लेट ज्वाइन किए क्या आपने? नहीं सर, अभी आप एक बार रिपीट, मतलब चार्ज, बस चार्ज के ऊपर ही होता है ये। हाँ, बस चार्ज के ऊपर होता है। अगर आप लेट ज्वाइन नहीं की होंगी तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ये चार्ज आता कहाँ है, मैंने सर समझाया मैंने था। लेट ज्वाइन नहीं किया। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था चार्ज कहाँ से आता है, बताया तो था चार्ज कहाँ से आ रहा है। तो बस ये एनाइन या केटायन बन गया तो वही बना दिया टाइप, जी। बस। यहाँ देखिए फोर्थ, फोर्थ लिखा हुआ है NiDMG, NiDMG ट्वाइस लिखा हुआ है। अगला है NiGlide2, ग्लाइड 2 कुछ नाम है, DMG ग्लाई का कुछ नाम होगा, हम डिस्कस करेंगे। अगला है NiCO4। ये सारे एग्जांपल थर्ड की फोर्थ के हैं और इनका मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इन पे कोई चार्ज नहीं है, उसका नाम है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट के बारे में हमने बात किया, सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन, दोनों न्यूट्रल है, तो सॉरी दोनों चार्ज वाले मॉलिक्यूल हैं। इसके बाद फोर्थ हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल के 3-4 हमने एग्जांपल आपको लिख के दिखाया। न्यूट्रल कैसे पता चल रहा है, चार्ज कैसे पता चल रहा है, हम धीरे धीरे और डिस्कस करेंगे। चार्ज न्यूट्रल सब कैसे पता चल रहा है और डिस्कस करेंगे। इसका नाम है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एंड द 5 लास्ट बोथ कॉम्प्लेक्स, 5 लास्ट बोथ कॉम्प्लेक्स, PtNH3 का पावर 4 और यहाँ लिखेंगे PtCl का पावर 4, बोथ कॉम्प्लेक्सेस। अगला हमारा है बोथ कॉम्प्लेक्सेस। तो हमने 4-5 तरीके का ये देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। नेक्स्ट जरा से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ करो इधर सभी बच्चे देखें। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हमने पहला जरा सा एक देखा, दोबारा देखें आप। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमने एक केस कर लिया है, केस 1 हमने कर लिया। केस 1 क्या था, कितने टाइप के हैं तो हमने देखा था, यहाँ पे जरा एक बार लिख देता हूँ। केस 1 में 3-4 हैं, पहला आपको बताया था मैंने। अभी केस 1 हमने जरा एक समझाया, केस 2 जरा से देखें, केस 2 थोड़ा सा यहाँ पे। केस 2 अगेन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में कितने तरीके कॉम्प्लेक्स है, पहला बुक्स में लिखा होगा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हमारा पहला हेडिंग है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में लिखना द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज मोर स्टेबल, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज मोर स्टेबल is known as perfect complex. The complex compound which is more stable is known as perfect complex. The complex compound which is more stable, ठीक है, is known as perfect. और अगले वाले में लिखना है the complex compound which is less stable, the complex compound which is less stable, the complex compound which is less stable is known as, ठीक है, imperfect complex. अगेन केस थर्ड जरा करेंगे, ये सब बोर्ड में कंटिन्यू आया हुआ है, इसको जरा अच्छे से देख लेंगे। केस थर्ड में भी 2 तरीके का है, पहला है होमोन्यूक्लियर,
होमोन्यूक्लियर, फर्स्ट लिखेंगे जरा सा होमोन्यूक्लियर। ये होमोन्यूक्लियर भी थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा इसको पहले समझाने से पहले एक बार थोड़ा एक आसान तरह बताने दो, आप समझ नहीं पाएंगे। पहले देखो होमोलैप्टिक, दूसरा है हेट्रोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक इस थर्ड में जरा सा देखते हैं क्या ये, किसी बच्चे ने ये लिखा FeCN6 -4, किसी बच्चे ने लिखा CuNH3 का पावर 4 SO4। इनमें से जो आपको अच्छा लगता हो किसी को एक देख लीजिए। सभी में ये वाला बीच वाले जो एटम्स हैं जरा प्लीज यहाँ देखें, इसको डोनर ग्रुप्स बोलते हैं। ये जो बीच में लगा हुआ है इसको डोनर ग्रुप बोलते हैं। डोनर ग्रुप क्यों नाम है अभी मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में आप, अभी फिलहाल इसका नाम है डोनर ग्रुप। कैसे पता चला सर ये डोनर ग्रुप है, जरा देख लें आप। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि डी ब्लॉक का मेटल है। Fe देख लीजिए, Cu देख लीजिए, कैसा है डी ब्लॉक का मेटल है। ये जो एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है कैसा है डी ब्लॉक का मेटल, डी ब्लॉक का मेटल है। दोनों एग्जांपल में देख लीजिए, जब भी डी ब्लॉक का मेटल होगा उसके पास जाहिर सी बात है कि वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ये कैसा होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। जब भी कहीं वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो ऐसे केस में कोई ना कोई बॉन्ड बना रहा होगा, जिसको किसी बुक्स में, अच्छे बुक्स में ऐसा बनाया होगा Fe, जरा देख लें CN6 -4। ये कहां से आया तो जानते हैं, इसको बुक्स में ऐसा लाइन बनाया होगा। इस लाइन का मतलब जरा देख लें, इधर से ये डोनेट कर रहा है, डोनर ग्रुप डोनेट कर रहा है किसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। वैकेंट ऑर्बिटल कौन है, कौन डोनेट कर रहा है, आपको पता चल पा रहा है। इस पूरे एग्जांपल में समझ में आ रहा है कि ये डोनर ग्रुप है। अब जैसे ही डोनेट करेगा डोनर ग्रुप, और डी ब्लॉक अपने मेटल्स, यानी डी ब्लॉक का जो मेटल उसका वैकेंट ऑर्बिटल होगा वहां इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो मेरा एक बात ये कहना है कि डोनर ग्रुप अगर दोनों साइड में सेम आ गया, डोनर ग्रुप इसमें देखो डिफरेंट है क्या, नहीं। इसमें डिफरेंट है क्या, नहीं। इसको बोलेंगे होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक। और हेट्रोलैप्टिक इसमें बोलते हैं जिसमें डोनर ग्रुप चेंज हो जाए, जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप हो, जिसमें क्या हो, दो या दो से ज्यादा डोनर ग्रुप हो, उसको हेट्रोलैप्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक। तो हेट्रोलैप्टिक का एग्जांपल जरा देखिए, CO इज द मेटल, नाम कोबाल्ट है इसका, आप जानते हैं En ट्वाइस, और लिख सकते हैं Cl ट्वाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस। सभी बच्चे देख सकते हैं इसमें डी ब्लॉक का मेटल एक ही है जिसका नाम कोबाल्ट है। इसमें डी ब्लॉक का मेटल एक ही है, आप देख सकते हैं ये डी ब्लॉक मेटल है। और इस बार जो डोनर ग्रुप है, इस बार जो डोनर ग्रुप है वो दो है। यहां से यहां तक का जो ग्रुप लगा हुआ है उसका नाम है डोनर ग्रुप, जिसका नाम है डोनर ग्रुप। तो डोनर ग्रुप की वैल्यू देख सकते हैं, दो या दो से ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा डोनर ग्रुप हो जाएगा तो उसका नाम है हेट्रोलैप्टिक, और दो डोनर ग्रुप होगा तो उसका नाम है होमोलैप्टिक। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो केस थर्ड भी हमने जरा डिस्कस कर लिया। एनसीईआरटी में ये सब टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू इससे क्वेश्चन है, रफ कर रहा हूं। देखिए, तो केस थर्ड हमने कवर कर लिया। केस फोर जरा सा देखिए एक बार। केस फोर अगेन किसमें, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स में। पहला लिखा होगा, जरा सभी बच्चे देखें, एक बुक्स में लिखा होगा होमोन्यूक्लियर, एक लिखा हुआ है होमोन्यूक्लियर, दूसरा है पॉलीन्यूक्लियर, दूसरा है पॉलीन्यूक्लियर। रफ कर रहा हूं इधर। होमोन्यूक्लियर के बारे में जरा देखें सभी बच्चे। अगर कोई एग्जांपल ऐसे ले लें, K4FeCN6, बार बार ये लिख रहा हूं ताकि एकदम याद हो जाए आपको। एनसीईआरटी का फेवरेट है ये, बार बार इसको मैं लिख रहा हूं ताकि एकदम याद हो जाए। जो भी आपको इसके अलावा अच्छा लगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं K2HgI4, मरकरी ले लिया इस बार हमने इधर, तो K2HgI4 ऐसा एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जैसे H2O, जरा सभी बच्चे देखें काफी इंपॉर्टेंट है ये। H2O4 ले लेते हैं, CO, H2O4 CO, यहाँ पे NH2, यहाँ पे OH, Cr, जरा सभी बच्चे देखें Cr, NH3 का पावर 4, NH3 का पावर 4, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फेट का ट्वाइस। दोनों एग्जांपल्स में डिफरेंस जरा से देखिए क्या है। इसमें डी ब्लॉक के मेटल दो हैं, इसमें मेटल डी ब्लॉक के कितने हैं, डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल इसमें कितना है, दो है। डी ब्लॉक का मेटल इसमें कितने हैं, दो हैं। इसमें देख सकते हैं मेटल कितना है, इसमें मेटल कितना है, एक ही है। ये दो अलग अलग कंपाउंड है, तो डी ब्लॉक मेटल इसमें कितना है, एक है।
इसमें भी मेटल कितना है, 1, इसमें मेटल कितना है, 1। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक ही मेटल एटम होगा, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में एक ही मेटल होगा, उसका नाम होगा होमोन्यूक्लियर। क्या नाम होगा, होमोन्यूक्लियर। और एक से ज्यादा अगर मेटल आ जाएंगे तो उसका नाम होगा पॉलीन्यूक्लियर। उसका क्या नाम होगा, पॉलीन्यूक्लियर। तो होमोन्यूक्लियर जिसमें एक ही तरीके का मेटल हो, ओनली वन काइंड ऑफ मेटल आर प्रेजेंट, और टू मतलब दो या दो से ज्यादा अगर दिखाई दे तो उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर। ओके, रफ कर रहा हूं इधर, आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट इसके हमारी हेडिंग है टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपने केस 1 नहीं कराया? केस 1 मैडम करा दिया, सबसे पहले वो लिखा था, आपने ध्यान नहीं दिया। सर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके पहले कराया था, जो ऊपर 5 तरीके कॉम्प्लेक्स लिखा ऊपर केस 1 है। ओके सर। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी का भी देख लीजिएगा। यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दो तरीके का भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। एक कॉम्प्लेक्स हमने ये यूज किया K4FeCN6, और एक कॉम्प्लेक्स अभी हम लेके चल रहे हैं CuNH3 का पावर 4 SO4। इसको लेके जरा इधर हम डिस्कस करेंगे एक बार। टर्मिनोलॉजी में थोड़ा डिफाइन करना है, तो बुक्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा MLN, और यहाँ पर लिखा होगा P। यहां से यहां तक के पार्ट को बोलते हैं बुक्स में सेकेंडरी वैलेंसी। यहां से यहां पार्ट का नाम है प्राइमरी वैलेंसी। ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी इधर लिख देता हूं, और 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी लिख देता हूं। इसका नाम है सेकेंडरी वैलेंसी, बुक्स में इंडिकेट करते हैं। ये जो मेटल होता है डी ब्लॉक का मेटल है, सभी बच्चे जानते हैं कैसा होना चाहिए मेटल, डी ब्लॉक का होना चाहिए। मेटल डी ब्लॉक का होना चाहिए। डी ब्लॉक का ही क्यों लेंगे, क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल क्यों चाहिए, लिगेंड अपना मतलब ये सॉरी ये जो ग्रुप लगे हुए सब लोन पे डोनेट करेंगे, तो डी ब्लॉक का मेटल होना चाहिए। ये जो मेटल है, अब इसका नया नाम आज से हम लोग रख लेंगे, इसका नाम हमारे बुक्स में सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम, या इसी का नाम है सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। हम लोग ऐसे इसको बोलेंगे CMA, या इसका नाम रखेंगे CMI। CMA इज द फुल फॉर्म सेंट्रल मेटल एटम, CMI इज द फुल फॉर्म सेंट्रल मेटल आयन, CMI इज द फुल फॉर्म सेंट्रल मेटल आयन। इस L का नाम होता है लिगेंड, इस L का नाम है लिगेंड। लाइगेंड लिखते हैं, जरा सुन लें आप, लाइगेंड लिखते हैं लेकिन लिगेंड पढ़ना है इसको, स्कूल में इसको लाइगेंड पढ़वाते हैं वो लोग, तो लिगेंड है। N का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड, इस N का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड। जो नंबर ऑफ लिगेंड है आज से इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, आज से इसका नाम हम लोग रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इतनी बातें जरा दोबारा लिख लें। एक मेटल होगा जो डी ब्लॉक का मेटल होना चाहिए, उसका नाम है CMA/CMI। सेंट्रल मेटल एटम इसका नाम है सेंट्रल मेटल एटम CMA, सेंट्रल मेटल आयन। स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होगा उसका नाम है प्राइमरी वैलेंसी। L4 लिगेंड है, लाइगेंड लिखते हैं लेकिन लिगेंड पढ़ते हैं। L4 नंबर ऑफ लिगेंड या कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम है उसका, क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन नंबर नाम है, कोऑर्डिनेशन नंबर नाम है इसका। नंबर ऑफ लिगेंड को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब थोड़ा यहाँ 2-3 लाइन हमें दिखना है, अगर इससे कंपेयर करना चाहें तो पहला एग्जांपल यही है, कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए NH3 का पावर 4 SO4, सभी बच्चे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है M, यहाँ देख सकते हो ये L N, और यहाँ पे देख सकते हैं P फॉर प्राइमरी वैलेंसी, P फॉर प्राइमरी वैलेंसी। इसी तरीके से किसी बच्चे ने ये एग्जांपल ले लिया K4FeCN6, किसी बच्चे ने ये एग्जांपल ले लिया, तो ये भी प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी की आइडेंटिफिकेशन है वो हमेशा बाहर होगा, प्राइमरी वैलेंसी कहाँ होता है, हमेशा बाहर होता है। प्राइमरी वैलेंसी का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है वो बाहर में होगा।
5-6 वर्ड है, जरा उनको डिफाइन कर लेते हैं एक बार। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा बाहर होगा। पहला वर्ड जरा सा देखें क्या है, CMA ऑब्लिक CMI। फर्स्ट है CMA ऑब्लिक CMI। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा डी ब्लॉक का होना चाहिए, क्योंकि उसके वैकेंट ऑर्बिटल होगा। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब हो पाया वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है। दूसरा जरा सा देखें, दूसरा लिखा हुआ है लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा। दूसरा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा अभी हम डिस्कस करेंगे। लिगेंड का मतलब होता है कोई ऐसा ग्रुप जो फुल्ली फिल्ड हो, कोई ऐसा ग्रुप जो फुल्ली फिल्ड हो। जो कैसा होना चाहिए, फुल्ली फिल्ड, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता हो। फुल्ली फिल्ड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कौन ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कोई ग्रुप के पास लोन पेयर आ जाए, देख लें आप, या कोई ऐसा ग्रुप जिसपे माइनस साइन हो। केमिस्ट्री में माइनस का तो सभी बच्चे जानते हैं, केमिस्ट्री में माइनस का मतलब इस तरह लेते हैं, एंड फर्दर सो ऑन लिख देते हैं, जो अच्छा लगे रख देना वहां पर। बहुत सारे हैं, एक्स नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इसका नाम लिगेंड है। थर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज Cn। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का बस इतना सा मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड। क्या इसका मतलब है, नंबर ऑफ लिगेंड। इसके बाद एक फोर्थ वर्ड है सेकेंडरी वैलेंसी। फोर्थ वर्ड है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में 2-3 बातें। ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, इट प्रेजेंट बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट, इट प्रेजेंट बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, नॉट सॉल्युबल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये सॉल्युबल नहीं है तो आयन को फर्निश नहीं करेगा, तो बॉक्स में लिखा होगा नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। क्या लिखा होगा, नॉन आयोनाइजेबल। 5 नंबर पॉइंट जैसे देखें, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को जब ध्यान से देखेंगे तो ये आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट होगा ये। दूसरा जरा से देखें, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड क्या होगा प्राइमरी वैलेंसी का, आयन फर्निश करेगा, तो इसका बुक्स में नाम लिखा होगा आयोनाइजेबल पार्ट। क्या नाम होगा इसका, आयोनाइजेबल पार्ट। इसका नाम होगा आयोनाइजेबल पार्ट। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसका नाम होगा आयोनाइजेबल पार्ट। प्राइमरी वैलेंसी किसे बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, हमने डिस्कस यहाँ पे किया है। सॉल्युबल वाटर में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, आयोनाइजेबल पार्ट होगा। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कहां पर लिखा रहता है, आपको हमने बात कर दिया। सेकेंडरी वैलेंसी को जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी में डी ब्लॉक के मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, जबकि किसी बच्चे ने प्राइमरी वैलेंसी को देखा होगा तो हमेशा एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट आता है। प्राइमरी वैलेंसी में हमेशा कौन आएगा, एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा, एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा। रफ कर लो इधर। नेक्स्ट जरा सा लिखना है अगली हेडिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। एक और प्रॉपर्टी थोड़ा लिख लो, अभी क्या आया, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, 6 नंबर है शायद, देख लेना। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, ये टर्मिनोलॉजी के बारे में सारा बात कर रहे हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन जैसे वो क्या है, किसी बच्चे ने मान लेते हैं AB3 कंपाउंड ले लिया प्लस माइनस एन, AB3 प्लस माइनस एन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा ले लिया। कैसा ले लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 किसी ने ले लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आपको दिख रहा होगा, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ बनेगा A और बाकी 3 B ऐसे बनेंगे, जरा से देख लें। तो ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर, इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन हाइड्रोन, पॉलीहाइड्रोन इसका नाम है। Cn = 4 थोड़ा हम ज्यादा पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में Cn = 4 बहुत ज्यादा है।
Cn=4 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा Av4 प्लस माइनस n। ये दो स्ट्रक्चर इसका बनता है, ये A लिखा हुआ है सभी बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है B। इस तरीके से B लिखा हुआ है। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसने बनाया होगा इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है हम लोग डिस्कस करेंगे एक दो क्लास के बाद, अभी बस यहाँ पे सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक केस ये है, यानी ए ऑप्शन इसको बना लेते हैं समझाने के लिए, ये ऑप्शन है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में जरा बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है एम, और यहाँ पे लिगेंड लिखा हुआ है, ये 4 लिगेंड लिखा हुआ है, जरा सा देख लें आप। और इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। ये जरा कॉपी करेंगे जल्दी से, 2 मिनट वेट कर रहा हूं मैं। कर लेंगे शायद, सारी बातें समझ गया हूँ मैं। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को लेकर जरा डिस्कस करते हैं एक बार। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जरा इसको हम लिख देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के स्ट्रक्चर बुक्स में लिखा होगा AB5 प्लस माइनस n, प्लस माइनस n लिखा हुआ, जरा देखिए आप। AB5 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 3 मेथड है, जरा देखिए। एक A लिखा हुआ है यहाँ पे, और 3 यहाँ पे जरा सा देखिए B लिखा हुआ है, 2 B नीचे है। इसका बुक्स में नाम लिखा होगा TBP। TBP का फुल फॉर्म है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। TBP का फुल फॉर्म है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। TBP का दो स्ट्रक्चर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये लिखा हुआ है A, और एक इसका B देखते हैं। 4th नंबर केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्यादा क्वेश्चन है, 5 से बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन 5 को देख रहे हैं। अगला है ये मेटल, जरा सा देख लें आप। AB5 फिर से ये बना A हम बना लेते हैं, और इधर देखिए 4 B इधर बना लिया हम। ये एक B यहाँ है और एक B यहाँ है, देख सकते हैं। और एक B ऊपर है, इस तरीके बना हुआ। इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। अगेन एक लास्ट 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है AB6 प्लस माइनस n। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जरा एग्जांपल देखें, ये लिखा हुआ है A, यहाँ पे B लगे हुए हैं, नाम है बस। यहाँ पे भी B लगा हुआ है, देख सकते हैं सभी बच्चे यहाँ पे थोड़ा। और 2 भी यहाँ लगे हुए हैं, देखें। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। मुझे 500 वर्ड समझाना था। टर्मिनोलॉजी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने समझा दिया। मुझे समझाना था कि डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या है, मैंने शायद वो भी समझा दिया है। डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इसमें, कोई डाउट नहीं है किसी का। इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग है लिगेंड। लिगेंड के बारे में थोड़ा बात करेंगे पूरा डिटेल में। लिगेंड क्या होता है? ये मेटल और ये लिगेंड, देख लीजिए जरा सा। ये लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है।
लिगेंड क्या करता है, अपना लोन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। जो भी सब्सटेंस यहाँ पे लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, ठीक है, जो भी ऐसे डोनेट करेगा उसको बोलेंगे डोनर एटम। उसका नाम है डोनर एटम। कैसे करेगा वो हम थोड़ा कमिंग क्लास में देखेंगे, अभी बस यहाँ दिख रहा है कि डोनेट करता है बस, इसको बोलेंगे डोनर एटम। क्या नाम है इसका, डोनर एटम। थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, देखते चले। जब किसी सब्सटेंस ने लोन पेयर इसको डोनेट किया होगा, सब लोग अच्छे से देख लो थोड़ा। तो लिगेंड के बारे में थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है। तो लिगेंड में टाइप्स ऑफ लिगेंड हमारा है। टाइप्स ऑफ लिगेंड में फर्स्ट टाइप जरा सा देखो आप, बेस्ड ऑन चार्ज। केस 1 बना लेते हैं इस, बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज के बेसिस पे कैसा होगा, बेस्ड ऑन चार्ज। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, सभी लोग देखें। चार्ज के बेस पे काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ज के बेस पे 3 तरीके का लिगेंड होगा। एक लिगेंड जरा देखें, चार्ज के बेस पे एक लिगेंड का नाम है, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। एक है न्यूट्रल, एक है निगेटिवली चार्ज लिगेंड। निगेटिवली चार्ज लिगेंड, निगेटिवली चार्ज लिगेंड। सभी बच्चे देखें जरा, न्यूट्रल में कौन आएगा, H2O। कौन आएगा, अमोनिया। जरा सभी बच्चे देखें यहाँ पे, CO। ये सब कैसे न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। पॉजिटिवली जरा सा चार्ज देखें सभी बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है, NH4+, CO+, इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। सभी बच्चे इधर जरा से देखें, इसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, ठीक है। NO2+, सभी बच्चे जरा देखें, NO2+, NO2+ के बाद और हो सकता है, जरा सा देखो यहाँ पे NH2, NH3+। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बस कि ये लिगेंड नहीं हो सकता है, ये लिगेंड नहीं हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड ये नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। न्यूट्रल लिगेंड हमने देखा, निगेटिवली चार्ज लिगेंड के बारे में जरा से देखिए कौन हो सकता है, CN-, X-, जरा से यहाँ देखें, वेयर X इक्वल टू, अगर आप देखना चाहते हैं तो F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, कुछ हो सकता है ऐसा। सभी लोग जरा से अच्छे से देख लो, ठीक है। और भी बहुत ज्यादा है, कर सकते हैं, O पे 2-, O- एंड एटसेट्रा। ये कैसे है, चार्ज के बेसिस पे। चार्ज के बेसिस पे हमने इतने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ये न्यूट्रल, ये लोग कोई भी लिगेंड नहीं है जिनको ब्लू कलर से मैंने मार्क किया, ये लिगेंड नहीं है, इनके बारे में सभी बच्चे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये लिगेंड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा सा, रफ करता हूं इधर, यहां देखिए थोड़ा। इसके बाद केस 2 यहाँ पे देखते हैं जरा सा, केस 2 लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब ये है कोई भी लिगेंड अपने लोन पेयर या माइनस साइन से किसी मेटल को कितने साइड से कवर कर रहा है। जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखिए पहले न्यूट्रल के लिए जरा देखो, जैसे NH3 है तो NH3 के पास एक लोन पेयर है, सभी बच्चे जानते हैं। अगर Cn है तो Cn पे एक माइनस होता है, यानी Cn पे 2 इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं, एक माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन आए कैसे थे, तो पिछले क्लास में हमने बात किया था, इसको फिर से देख रहे हैं। ये Cn पे एक इलेक्ट्रॉन है, K पे एक इलेक्ट्रॉन है। यहां से मान लिया हमने K बाहर निकल गया, K बाहर निकला तो K पे प्लस आ गया। अब इसका मतलब Cn पे एक माइनस आएगा, माइनस मतलब Cn का खुद का इलेक्ट्रॉन और K का इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं आप। तो जब भी किसी मेटल को, ध्यान से सुनना है, जब भी किसी मेटल को हम ऐसा लिख देते हैं M से, अगर इसको कोई भी लिगेंड, इसको लिगेंड पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं, लिगेंड पढ़ रहे हैं,
अपने लोन पेयर से या माइनस साइन से इसको होल्ड करता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कोई लिगेंड हमने बनाया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CN माइनस हमने बनाया था, तो CN माइनस यहाँ बनाएंगे ऐसा, तो ये इसकी डेंटिसिटी कहलाएगी। डेंटिसिटी का मतलब आसान शब्दों में क्या है, होता है टिथ या दांत होता है, कितने साइड से इसको होल्ड कर रहा है। तो एक मेटल को एक ही CN एक साइड से कवर कर सकता है, क्योंकि CN के पास एक ही यहाँ पे लोन पेयर है। केमिस्ट्री में लोन पेयर और माइनस दोनों सेम होता है, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। डेंसिटी 1 कैसे पता चला सर, क्योंकि ये वन साइडेड उसको पकड़ रहा है, उस मेटल की तरफ से पकड़ रहा है, एक साइड से पकड़ रहा है। कौन पकड़ रहा है, लिगेंड। कौन पकड़ रहा है, लिगेंड। इसी तरीके से जरा इधर रफ कर रहा हूं, इसी तरीके से अगर कोई लिगेंड, इधर ध्यान सुना, कोई लिगेंड किसी मेटल को एक साइड से पकड़ ले, कैसे पकड़ेगा, लोन पेयर से या माइनस साइड से ऐसा बॉन्ड बना ले या ऐसा पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। उसका नाम है मोनोडेंटेड लिगेंड, इसका नाम है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड का एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए F माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, OH माइनस हो सकता है। आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं, NH3 हो सकता है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से एक और होता है डाइडेंटेड, जिस दो साइड से जो पकड़ता हो, डाइडेंटेड। इसी का नाम लिखा होगा बुक्स में, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड दो साइड से जो पकड़ता हो, जैसे यहाँ पे देखो COO और COO, इसका नाम वैसे हमारे बुक्स में इसका नाम लिखा होगा ऑक्जुलेटो, OX-2, इसका नाम है OX-2। इन दोनों में और करके लिख देता हूँ, तो इसका नाम है डाइडेंटेड, क्योंकि दो माइनस है इसके पास। इसी तरीके से जो मेटल को तीन ओर से पकड़े उसका नाम है ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, इधर रफ कर रहा हूँ जरा सा, उसका नाम है ट्राइडेंटेड लिगेंड, इसका नाम है ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसी तरीके से कोई बच्चा अगर यूज करता है कोई ऐसा मेटल जो चार तरीके से पकड़ ले, यानी इसको 4 तरीके से, मतलब फर्स्ट है, जरा देख लें आप, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 4 जगह से पकड़ ले तो उसका नाम होगा टेट्राडेंटेड। टेट्राडेंटेड इस तरीके से नाम लिखा होगा। इसके बाद 5 और उससे ज्यादा तरीके से होल्ड करके रखता होगा तो बुक्स में उसका नाम लिखा होगा पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड इस तरीके से लिखा होगा। पॉलीडेंटेड भी 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है पेंटाडेंटेड, एक होगा पेंटाडेंटेड, पेंटाडेंटेड, और एक हो सकता है हेक्साडेंटेड, एक हो सकता है हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड जरा इसको कॉपी कर लें, एक सीट मैं आपको जरा शेयर कर रहा हूं, एक जरा मैं आपको व्हाट्सएप पे एक शेयर कर रहा हूं, जरा सभी बच्चे वो सीट थोड़ा आपको रुक जाइए, सीट को जरा मैं ढूंढ लूं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जरा शेयर कर रहा हूं, उसमें से लिगेंड का प्रिंट आउट निकाल लेना है। लिगेंड का प्रिंट आउट आपको निकाल के रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिगेंड का प्रिंट आउट। वेट करें जरा सा, थोड़ा आपको ढूंढ के सीट दे रहा हूं। वेट करें जरा, एक सीट आपको थोड़ा देना बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता है। एक सीट हमें रखना बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में। अगर हमें आगे प्रोसीड करना है तो थोड़ा सा उस सीट हम थोड़ा ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल जाए। वेट करिए जरा एक मिनट। ठीक है, एक बार जरा अपने ग्रुप में देखिए, मैंने एक सीट शेयर किया आपको, सभी बच्चे तो अपने। ये तक्षशिला अकेडमी वाले ग्रुप में है? नहीं नहीं, हमने एक अपना ग्रुप बना रखा है, बच्चे जानते हैं उसमें। सर तक्षशिला अकेडमी वाले ग्रुप में हूँ मैं, वहां पर तो नहीं आया। एक मिनट रुक जाइए, कभी चला जाएगा, क्या करना है, एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिए।
वहां भी आपको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। आ गया सर। पेज नंबर 2, 3, 4 पे एक टेबल है, ठीक है, उसको जरा हमें देखना है। पेज नंबर 2, 3, 4 पे एक टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, उस टेबल के बगैर काम नहीं चल सकता है, तो वो टेबल आपको जरा देखना पड़ेगा, उसके बगैर बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। इसको जरा मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ देखिए जरा सा, पेज नंबर 2, 3, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टेबल को जरा अच्छे से आप देख लेंगे। फिर से एक बार बोलता हूँ, लिगेंड इस पूरे चैप्टर का बैकबोन है, लिगेंड के बगैर काम नहीं चल सकता है, तो लिगेंड आपको याद रखना है। लिगेंड कुछ भी हो जाए, पेज नंबर 2, 3, 4 के सारे डाटा आपको याद रखना है। पेज नंबर 2, 3, 4 पे जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो सब आपको थोड़ा याद रखना है। अब थोड़ा हम ऑक्सीडेशन नंबर लेकर डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इधर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। इस पूरे चैप्टर में लिगेंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस पूरे चैप्टर में लिगेंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लिगेंड का सेम कंटेंट अच्छे से जरा याद कर लेंगे। लिगेंड का पूरा कंटेंट जो है थोड़ा आपको याद रखना है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता है। तो लिगेंड जितने भी लिखे हुए हैं उसको जरा आप अच्छे से देख लेंगे, बिना लिगेंड का काम नहीं चल सकता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जरा हम बात करेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है K4FeCN6। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है K4FeCN6। अब मुझे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, CMA। CMA कौन है, ये है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, अपनी मर्जी से मान लूंगा कि ये कंपाउंड वाटर में गया होगा, और वाटर में जाने के बाद ये कंपाउंड कुछ ऐसा बच जाएगा। सभी बच्चे देखें, FeCN6 -4, अपनी मर्जी से मान लेंगे कि वाटर में जाने के बाद 4 यहाँ से K जो है वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व होने के बाद कितना कंटेंट रह जाएगा, FeCN6 पे -4 ही कंपाउंड रह जाएगा, मान के चलना है। अब इस कंपाउंड का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यहाँ निकालूंगा Fe, सभी बच्चे देख लें, CN6 और -4, FeCN6 -4 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पे, इसका नाम है FeCN6 -4। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जरा देखते हैं, जिसका निकालना है उसके लिए x, किसका निकालना है, Fe का। कैसे पता चला, क्योंकि सेंटर एटम का निकालना है, तो x प्लस CN का -1 × 6, कितना CN है यहाँ पे 6, इक्वल टू कितना लिखूंगा -4, यहाँ पे लिखूंगा x -6 इक्वल टू कितना होगा -4, x ये -4 था, उधर जाएगा कितना होगा +6, x का पूरा डाटा यहाँ पे कितना आएगा +2। उम्मीद करता हूँ शायद सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा, कितना होगा +2 होगा। मैं 2-3 जरा और समझाता हूँ, फिर आपसे 2-3 बोलूंगा, उसको करना है। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए, बोर्ड के लिए देख लेंगे आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा कॉपी कर लीजिए। थोड़ा हम 2-3 और देखेंगे, उसके बारे में फिर बात करेंगे। इधर रफ कर रहा हूँ, क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो भी प्राइमरी वैलेंसी होगा उसको अपनी मर्जी से मान लेना है वाटर में डिजोल्व हो गया, प्राइमरी वैलेंसी को मान लेना है हर वक्त कि वाटर में वो डिजोल्व हो गया। जो प्राइमरी वैलेंसी उसको हटाने के बाद रेस्ट पार्ट से कैलकुलेट करना है। सर ये CN का -1 चार्ज कैसे आया, आपको कैसे पता चला, उसमें लिखा होगा पेज नंबर 3, जो मैंने भी सीट शेयर किया है, किसी अदर इंस्टीट्यूट का उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने काम से मतलब होना चाहिए। तो पेज नंबर 3 जरा सभी बच्चे देखेंगे, तो पेज नंबर 3 पे CN का चार्ज देखेंगे, कितना लिखा हुआ है -1। जब तक आपको चार्ज समझ में नहीं आता तो मैं चार्ज भी जरा सा यहाँ हिंट में लिख देता हूँ, जरा देखें सभी बच्चे, चार्ज को लेके थोड़ा अगर लफड़ा हो रहा है तो चार्ज यहाँ लिख देता हूँ। चार्ज के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लो, H2O कहीं लिखा होगा, H2O लिखा होगा कहीं, इसका 0, H2O NH3, H2O NH3 जरा सा देख लो आप, CO का चार्ज होगा 0, Cl नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इस तरह लिखा फ्लोरीन नेगेटिव, Br नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, CN नेगेटिव, इन सबों का चार्ज होगा -1, इन सबों का चार्ज कितना होगा -1। कहां से आ रहा है, टेबल नंबर, पेज नंबर 3 पे देखेंगे, वहां पे तो दिख जाएगा, टेबल नंबर तो आइडिया नहीं, पेज नंबर 3 पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
इसी तरीके से किसी बच्चे ने बोला कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, देखिए यहाँ पे, तो इसका कैसे निकालेंगे? प्राइमरी वैलेंसी को अपनी मर्जी से मान लेना, वाटर में डिजोल्व हो गया होगा, तो अपनी मर्जी से अगर मैं मान लूंगा तो ये पूरा कंपाउंड केवल इतना रह रहा है CuNH3 का पावर 4 पे 2 प्लस, CuNH3 का पावर 4 पे कितना रह रहा है 2 प्लस। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे सभी बच्चे देखें, जिसका निकालना है उसके लिए x लेंगे प्लस NH3 का चार्ज 0 इंटू 4, NH3 का चार्ज कितना है 0, कितना है 4 इक्वल टू यहाँ पे 2 करेंगे, इक्वल टू कितना है यहाँ पे +2, तो x का डाटा कितना हो जाएगा +2। सर आपको NH3 का चार्ज 0 कैसे पता चला? वहां लिखा पड़ा हुआ, वहां कैसे आया सर? टेबल में जाके देखेंगे लिगेंड की लिस्ट में, पेज नंबर 2 3 4 5 पे देखेंगे, पेज नंबर 2 3 4 5 पे देखेंगे, जल्दी से क्लियर हो जाएगा आपको। उम्मीद करता हूँ सर समझा पा रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल जरा से यहाँ पे देखें, अगेन NiCO4 लिखा हुआ, NiCO4 में अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो Ni के लिए लिखेंगे x, इसका निकालना है तो x, CO का चार्ज 0 इंटू 4 करेंगे, ठीक है, और बाहर कितना लिखना है 0, तो यहाँ पे x का डाटा सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, यहाँ पे देख लें सभी कितना हो जाएगा 0, तो x का पूरा कंटेंट यहाँ कितना आ जाएगा 0। इसको जरा जल्दी से कॉपी करना है, हो जाएगा, यस सर। ठीक है। थोड़ा 2-3 एग्जांपल लिखता हूँ जिसको आपको बताना है, लिखना राइट ऑक्सीडेशन नंबर, राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग, राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग, राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग, राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग। दूसरा ये है, ये जरा नोट करना आपको, राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग लिखा हुआ है, एक ये भी लिख लेते हैं, आसान एग्जांपल है। अगला जैसा देखें, ये एग्जांपल है K2 NiCl4, ये एग्जांपल्स हैं। और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, हमने 3-4 ऐसे ही रैंडम उठा लिया, ऐसे ही हमने 3-4 रैंडम उठा लिया। करता हूं पहला, यहाँ करूंगा, मान के चलेंगे समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट का 4, यहाँ देखिए K2 PtCl6 इस तरह लिखा हुआ है, 2 हटा लेना अपनी मर्जी से हर वक्त। यहाँ लिखेंगे PtCl6 में -2, जिसका निकालना उसके लिए x प्लस क्लोरीन का -6 इक्वल टू -2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +4। फर्स्ट का आंसर है +4, फर्स्ट का आंसर है +4, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर है +3, लिख देता हूँ। इसका आंसर है +2, इसका आंसर जरा सा देखें कितना है +1, इसका आंसर है +2, इसका आंसर है +2, इतना हमने निकाल दिया। थर्ड का मुझे सेकंड का जरा बताना है, इसको आप कॉपी कर लिया होगा आपने, मुझे जरा सा सेकंड का बताना है, देखते हैं सेकंड में क्या प्रॉब्लम। सेकंड में लिखा हुआ K2 CrC2O4 फिर 2 3 लिखा हुआ इस तरीके का, फिर 2 यहाँ से निकल गया होगा बाहर, तो बचा Cr। सभी बच्चे देख पा रहे हैं C2O4 का पावर 3 पे -2 सॉरी कितना है -2, जिसका निकालना उसके लिए x प्लस C2 का 2 चार्ज होता है, C2O4 का 2 चार्ज होता है। कैसे पता चला सर? लिस्ट में मैं गया, पीरियोडिक वहां पे जरा लिस्ट देखेंगे, कौन से लिस्ट में, जो मैंने अभी आपसे बोला एक सीट भेजा है, इसी का नाम है ऑक्जेलेटो, इसी का नाम है ऑक्जेलेटो। इसका जो चार्ज है वो कितना है -2। मुझे तो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद है, करीबन हमने 100 कंपाउंड के आसपास याद रखा है, आपको करीबन 10-15 तो एटलीस्ट याद ही रखना है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो -2 लिखा हमने, कितना है 3 इक्वल टू कितना होगा -2, x -6 इक्वल टू -2, x का डाटा आ जाएगा +4, यहाँ से +4 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ से +4 ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपी कर लेंगे जरा, इनमें से जो लिखे मैं 6 तक मैं वेट कर रहा हूँ, जरा जल्दी से ट्राई कर लीजिए, कोई क्वेश्चन मुझे करना होगा जरा जल्दी से बताएंगे आप।
इनमें से 6 तक लिखा हुआ इसको कॉपी कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन इनमें से करना है तो मुझे जरा बताएंगे तो मैं कर दूंगा। हो गया? 6 तक के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, उनमें से कोई करना है तो मुझे जरा बता देंगे, मैं कर दूंगा। हो गए सर। आसान है, कर लेंगे। यस सर। करते हैं आगे। बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बोर्ड का एक बहुत फेमस टॉपिक है जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखा होगा बुक्स में, हम लोग इसे आज से EAN बोलेंगे। क्लास 12 बोर्ड और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। कैसे निकालते हैं EAN? पहले EAN क्या है सर उसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर निकालने के बारे में बात कर दूंगा। पीरियोडिक टेबल में ऐसा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो इधर एलिमेंट है, ब्लू वाले साइड में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, जो भी ब्लू साइड में एलिमेंट लिखा हुआ है, इन एलिमेंटों को ऑक्टेट बनने के लिए बस इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इनके पास बस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, पहुंच जाएंगे। जो ये रेड पार्ट में इधर बना हुआ है, देख सकते हैं सभी बच्चे, इनके पास एक ही चॉइस है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। बच गए डी के एलिमेंट, बच गए यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट, ये बच गया ब्लैक वाले इधर से देखो, बच गया डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे कौन आ गया? डी ब्लॉक एलिमेंट। ये तो सेम डिस्टेंस पे है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आगे जाना पड़ेगा, लॉस करेगा तो पीछे आना पड़ेगा, तो सेम डिस्टेंस पे है। तो ऐसे केस में डी ब्लॉक अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए दो काम करते हैं। एक तो करते हैं PNGC। PNGC का फुल फॉर्म है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लास 11th में आपके सर ने पढ़ाया होगा, फजाइल रूल, वहां पे इसको डिस्कस किया होगा। PNGC इज द फुल फॉर्म सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसका नाम है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दूसरा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे बताते हैं आपको जरा समझा रहा हूँ यहाँ पे। सभी बच्चे थोड़ा एक बार देखें, रफ है, लिखना नहीं है। सोडियम को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Na+ बन जाएगा, जो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू नियॉन है, आप जानते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 है, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करके बना लेगा N-3, जो अगेन अप्रोक्सीमेट किसके है? नियॉन के बराबर है। इसका मतलब जो भी एलिमेंट टर्मिनल पे हैं, आइदर P ब्लॉक में या S ब्लॉक में, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। इधर लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करने के बाद वो सीधा इनर्ट गैस बन जाएगा, ऊपर वाला एग्जांपल। इधर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अगेन किसके बराबर हो जाएगा? इनर्ट गैस के बराबर हो जाएगा। डी ब्लॉक के जो मेटल है वो सेंटर में है, तो डी ब्लॉक का मेटल भी इनर्ट गैस जैसा बिहेवियर शो करना चाहता है, बनाना चाहता है, तो उसके पास दो चॉइस है। एक चॉइस है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में आपके सर ने डिस्कस किया होगा। सेकंड पार्ट का नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सेकंड पार्ट का क्या नाम है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सेकंड पार्ट को जरा लेकर हम डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करके, गेन करके, कुछ ना कुछ करके नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बिहेवियर शो करने लगेगा। इनर्ट गैस जैसा बिहेवियर का मतलब क्या है? इनर्ट गैस जैसा शो करने लगेगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन जो होगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू इनर्ट गैस आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर शो कर रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक नाम है जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके अपने आप को जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर शो करते हैं या नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर बना लेते हैं। अभी कैसे करते हैं जरा इनके बारे में देखते हैं थोड़ा, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर माइनस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। इसका क्या नाम है? ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को ब्रैकेट में लिख देता हूं, नहीं तो आप माइनस सोचने लगोगे। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक नंबर माइनस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस यहां पे लिखा हुआ है प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स। इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर होता है
माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंपॉर्टेंट है समझ गए होंगे आप, इंटू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इंटू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है जरा आपको समझाता हूँ, यहाँ देखिए तो। ठीक है, ये इसके आगे भी 2 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 2 मल्टीप्लाई कर देना, अब एक क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में। एग्जाम्पल ले लेते हैं K4 FeCN6, सभी बच्चे देख पाएंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर सभी बच्चे जानते हैं कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, अभी निकाला हमने। बिना ऑक्सीडेशन नंबर का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चाहिए, जो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, प्लस कितना है 2, 2 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बताता हूँ, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। जब इसको करेंगे तो जरा देखो सभी बच्चे 24 + 12, अब देख सकते हैं 36 आ जाएगा, तो 36 अप्रोक्सीमेट किसके, क्रिप्टॉन के बराबर है। अब देख सकते हैं यहाँ इनर्ट गैस जो है, अप्रोक्सीमेट इनर्ट गैस जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, और इनर्ट गैस का क्या नाम है, क्रिप्टॉन, क्या नाम है, क्रिप्टॉन। ठीक है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा सभी बच्चे सुन लें आप, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई सर आपने क्यों किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई आपने क्यों किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, ये सब एक ही 2 है, अब 2 क्यों लेके आ रहे हैं। जो ये Cn होगा सभी बच्चों को पता है कि Cn पे एक माइनस साइन है, जिसमें Cn का खुद का इलेक्ट्रॉन था, और Cn कहीं ना कहीं से आया हुआ है, कहाँ से आया, K के पास से आया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। Cn के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो लिखा 2 इलेक्ट्रॉन इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल आर द सेम, नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल आर द सेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट कर लेंगे जल्दी से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से देख लीजिए आप, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। हो गया, यस सर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास 4 तरीके का कॉम्प्लेक्स था जब हमने स्टार्ट किया था, जरा देख लें एक बार, हम इनमें से एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स था सिंपल केटायन, एक कॉम्प्लेक्स का नाम है सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स है, एक नाम है कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन, एक है बोथ कॉम्प्लेक्स, एक है चार्ज्ड, एक है न्यूट्रल, एक का नाम है न्यूट्रल। इन सबका IUPAC नाम हमें शुरू करना है, तो आज की क्लास में हो सकता है मे भी हम पहले में भी आधे में पहुंच पाए, कमिंग क्लास में इसको हम पूरा डिस्कस कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट आज जरा हम शुरू करेंगे जिसका नाम है सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तो देखते हैं जरा सा फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारी हेडिंग है IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ये वाला लाइन, इस लाइन का मतलब मैंने समझा दिया है क्या होता है, शुरू में आज की क्लास में डिस्कस किया था। तो अभी फर्स्ट के बारे में जरा हम बात करेंगे। सभी बच्चे जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो भी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहाँ लिखे रहे हैं बार बार, ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑल आर द सेम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑल आर द सेम, ऑल आर द सेम, और सब क्या है, सॉल्ट है, सब क्या है, बेसिकली सॉल्ट है। और सॉल्ट में तो आप जानते हैं जब भी NaCl का किसी बच्चे ने आज तक नाम लिखा होगा तो इसका NaCl का नाम लिखता है सोडियम क्लोराइड,
NaCl का नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, हमेशा कीटायन का नाम पहले लिखना है, कीटायन का नाम पहले लिखना है। किसका नाम पहले लिखते हैं, कीटायन का नाम पहले लिखते हैं, कीटायन का नाम पहले लिखना है। इसका मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि सिंपल कीटायन यहाँ लिखा हुआ है तो कीटायन का नाम पहले लिखना है। सॉल्ट की पहली फंडामेंटल रूल है कि कीटायन का नाम पहले लिखना है। इसका मतलब यहाँ इसका नाम पहले लिखेंगे, यहाँ किसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे, यहाँ किसका नाम, इसका नाम पहले लिखेंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे, जो कीटायन पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है। तो जरा कीटायन के बारे में देखते हैं एग्जाम्पल, रब करो इधर। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था K4FeCN6। मैं एक एक करके सारे रूल समझा रहा हूँ, जरा देखिए। रूल नंबर 1 इधर है, देखते रहो, वहां पे लिखूंगा उसका नाम। रूल नंबर 1 ये है, कीटायन का नाम फर्स्ट लिखना है। फर्स्ट द नेम ऑफ कीटायन, फर्स्ट द नेम ऑफ कीटायन, नेम ऑफ कीटायन नॉट इट्स नंबर। ये लाइन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है नॉट इट्स नंबर। नॉट इट्स नंबर का मतलब ये हो गया, ये लाइन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये क्या लिखा हुआ है कि आपको जब भी नाम लिखना है तो यहाँ पे लिखिए, आप ऐसा नाम नहीं लिख सकते, टेट्रा पोटेशियम ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको केवल और केवल क्या लिखना है, पोटेशियम लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल और केवल क्या लिखना है, पोटेशियम। फर्स्ट द नेम ऑफ कीटायन, कीटायन का नाम लिखना है। कीटायन कौन है, पोटेशियम है। कौन है, के है, के का क्या नाम है, पोटेशियम नाम है। बट नॉट इट्स नंबर, इसका नंबर नहीं लिखना है, कितने नंबर है, कितना है, 4 है, 4 नहीं लिख सकते आप। आपको क्या लिखना, बस कीटायन का नाम। रूल नंबर 2 चलते हैं जरा सा। रूल नंबर 2 है, देन द नेम ऑफ एनायन, देन द नेम ऑफ एनायनिक पार्ट, देन द नेम ऑफ एनायनिक पार्ट, देन द नेम ऑफ एनायनिक पार्ट। एनायनिक पार्ट का इसके बाद नाम लिखेंगे। एनायनिक पार्ट का नाम लिखने के लिए सभी बच्चे अच्छे से देख लें, एनायन इज द होल कंपाउंड। एनायन का मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, मतलब और करके लिख रहा हूं, कौन है इसमें, कॉम्प्लेक्स पार्ट। एनायन इसमें कौन है, कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो जब भी कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखेंगे तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो जरा वो बात करेंगे। पहला जरा इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, मैं इसको रफ करूंगा, मुझे यही सारे रूल्स लिखने हैं, बार बार यहाँ लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है कि कीटायन का नाम लिखना है, नंबर नहीं लिखना है। कीटायन का नंबर क्या होता है, टेट्रा पोटेशियम इज द रॉन्ग, ओनली फॉर पोटेशियम। पोटेशियम क्यों, क्योंकि नेम ऑफ कीटायन ओनली लिखना है। उसके बाद एनायनिक का पार्ट का नाम पहले लिखना है। एनायन इसमें कौन है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स पे सभी बच्चे जानते हैं कितना है, -4 यहाँ लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स पे कितना है, -4 लिखा हुआ है, तो जानते हैं कॉम्प्लेक्स पे यहाँ -4 लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स की वजह से इसका नाम लिखेंगे। तो जरा देखते हैं इसमें क्या करना है। इसके अंदर देखिए रूल नंबर 1, इसके अंदर सेकंड का रूल नंबर 1, सेकंड का रूल नंबर 1 क्या है, फर्स्ट, जरा प्लीज यहाँ देखें, सभी बच्चे अच्छे से देखें। फर्स्ट, राइट कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट राइट कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड बी रूल, जरा से देखिए क्या है, बी रूल है इफ, सेकंड रूल है इफ ligands, if ligands are same, if ligands are same, then using di, tri, tetra, etc. ये कमिंग क्लास में समझ में आएगा, आज बस लिखेंगे। इफ द लिगेंड्स आर सेम देन यूजिंग डाई, ट्राई, टेट्रा एंड एटसेट्रा। ये सब कमिंग क्लास में आपको समझ में आएगा, अभी बस हम यहाँ लिख रहे हैं। ये सब अभी बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टॉपिक के लिए टाइम नहीं है। ये लिखेंगे जरा सा। देन फर्स्ट राइट कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ लिगेंड्स आर सेम देन यूजिंग डाई, ट्राई, टेट्रा एंड एटसेट्रा। अगला पॉइंट जरा सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, सी पॉइंट, इफ ligands are different, if ligands are different, if ligands are different, जब किसी सब्सटेंस में लिगेंड डिफरेंट हो देन फॉलो अल्फाबेटिकल रूट, देन फॉलो अल्फाबेटिकल रूट, देन फॉलो अल्फाबेटिकल रूल, देन फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। पूरा रूल रिकॉल कर लेंगे आज, ठीक है। आज तो हो नहीं पाएगा, कमिंग क्लास में इसको देखेंगे क्वेश्चन को, अभी बस यहाँ दिख रहे हैं। डी नंबर पॉइंट देखिए जरा सा, इसका डी नंबर पॉइंट है, देन राइट
then write the name of ligand, then write the name of ligand, then write the name of ligand। ये कमिंग क्लास में आपको सब बताऊंगा कैसे लिखेंगे, क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में लिगेंड की सीट जो मैंने ग्रुप में शेयर किया उसका प्रिंट आउट निकाल के सामने रखेंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देन राइट द नेम ऑफ लिगेंड, इसके बाद राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, राइट द नेम ऑफ सीएमए सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। सेम क्वेश्चन को कमिंग क्लास में लिख के देखेंगे, थोड़ा 10-15 क्वेश्चन करेंगे तब एक समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कमिंग क्लास में, अगर आपके पास, ध्यान से सुन लो कान खोल के, अगर आपके पास कमिंग क्लास में लिगेंड की सीट नहीं है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देन राइट द नेम ऑफ सीएमए ऑब्लिक सीएमआई एंड लास्ट एफ पॉइंट लिखेंगे। देन फाइनली राइट ऑक्सीडेशन नंबर, राइट ऑक्सीडेशन नंबर, कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन वैल्यू, इन रोमन वैल्यू, इन रोमन वैल्यू, इन रोमन वैल्यू। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है जी, पूरी बात रफ करता हूं फिर समझाता हूं एक बार। हो गया सर। यहां देखिए जरा सब लोग, सबसे पहला काम है, फिर से बता रहा हूं, हमारी जो हेडिंग है उसका नाम है सिंपल केटायन। पूरी बात एक बार दोबारा, सिंपल केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, द कंपाउंड K4Fe6। सबसे पहले नाम लिखना है केटायन का। केटायन यहाँ पे कौन है, ओनली फॉर पोटेशियम, कौन है, पोटेशियम। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है केवल पोटेशियम, इसका नंबर नहीं लिख सकते हैं, नंबर इज द 4। टेट्रा पोटेशियम लिखने पे क्या होगा, गलत होगा, तो लिखेंगे पोटेशियम। देन राइट द नेम ऑफ एनायनिक पार्ट, ये वाले पूरे पार्ट का नाम लिखना है और इस पार्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर पहले लिखना है। एक बार नंबरिंग कर देता हूँ, यहाँ जरा देख लें सभी बच्चे। K4Fe6 में सबसे पहले इसका नाम लिखना है, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 ये है और 4 ये है। 5 पे कौन है, ऑक्सीडेशन नंबर, 5 पे कौन है, ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑर्डर है। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे पोटेशियम, इसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कौन है, हेक्सा। नंबर ऑफ लिगेंड कैसे है, हेक्सा। दोबारा सुन ले जरा सा, अगर यहाँ पे लिगेंड 2 हो जाते, किसी बच्चे ने यहाँ पे 2 लिगेंड लगा लिया, जरा रफ है यहाँ पे देखें, यहाँ Fe ले लिया और यहाँ पे 2 लिगेंड अगर होता, तो ऐसे केस में उस लिगेंड को पहले लिखते जैसे वो अल्फाबेटिकल में पहले आता है, उस लिगेंड को जैसे पहले लेते, जैसे मान लेते अगर यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, रफ है, ये लिखना नहीं है और Br आ गया, तो ब्रोमो पहले आएगा, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे। फर्स्ट एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पोटेशियम पहले लिखना है, केटायन को पहले लिखना है, नॉट इट्स नंबर, ओनली फॉर नेम। नेम क्या, पोटेशियम लिखा हमने, इधर आएंगे तो हेक्सा हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है। 2 लिगेंड अगर यहाँ रहता और दोनों डिफरेंट होंगे तो ऐसे केस में जो ABCD में पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका पहले नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पे ब्रोमो आता, अब ब्रोमो में यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा होता तो टेट्रा ब्रोमो पहले में यूज करता है, रफ है, लिखना नहीं है, ये तो सब गलत है। तो क्या लिखता है, पहले टेट्रा ब्रोमो और फिर लिखता है हेक्साक्लोरो, फिर क्या लिखता है, हेक्साक्लोरो। तो जब भी 2 लिगेंड अगर आ जाए और दोनों डिफरेंट हो तो ऐसे केस में उसका नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिक्स में पहले आएगा और उसको फॉलो करेंगे। 2 लिगेंड अगर आप लेते हैं, 2 लिगेंड के अगर सेम में बिल्कुल सिमिलर है, जैसे यहाँ पे 6 लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, बेसिकली CN कितना है, 6 है और सब सेम है, तो हेक्सा लिखेंगे और CN के लिए साइनो नाम आएगा, CN के लिए साइनो आता है और किसी किसी बुक्स में साइनाइडो आता है। सर आपको कैसे पता चला CN का नाम साइनो साइनाइडो आएगा, टेबल में जाके देखेंगे, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, पेज नंबर 3, 4, 5, 6। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है उसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसमें लिगेंड के नाम लिखे होंगे, ये लिगेंड, ये चार्ज, ये लिगेंड, ये चार्ज, जो आपको एकदम याद रखना है, वरना इस चैप्टर में कहानी खत्म हो जाएगी। तो लिखा है पोटेशियम हेक्सा साइनो और इसके बाद मेटल के बारे में बात करेंगे, तो मेटल का नाम आयरन है, तो लिखेंगे यहाँ पे फेरेट, यहाँ पे लिखेंगे फेरेट। फेरेट क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में हम लोग कमिंग क्लास में जरा डिस्कस करेंगे, अभी बस लिखेंगे फेरेट
और ऑक्सीडेशन नंबर जो रोमन नंबर मिलाना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। पूरी बात कई बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा आप समझ लें। सबसे पहला नाम है केटायन का नाम लिखना है, नॉट इट्स नंबर। दूसरा उसके बाद पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स की पॉलिसी है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम पहले लिखना है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर केवल एक ही है, कौन है 6 है तो लिख दिया हेक्सासाइनो। अगर दो डिफरेंट लिगेंड होंगे तो दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आएगा उसको पहले लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आ रहा है तो ब्रोमो लिखना है, लेकिन ब्रोमो का कोऑर्डिनेशन नंबर पहले लिखेंगे। अब तो ब्रोमो का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, टेट्रा ब्रोमो। अगर यहाँ पे टेट्रा ब्रोमो से पहले कोई आ जाता तो उसका नाम ए लेटर से मान लो एक्वा आ गया तो लिखते जो भी एक्वा का नाम होता तो एक्वा का लिखते, और फिर उसके बाद ब्रोमो, फिर वहां पे कौन है क्लोरो। तो इस तरीके से नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइनो, जो भी लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोई और होता लिगेंड, साइनो लिखा है, क्लोरो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रोमो फ्लोरो लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम है, अमाइन एक्वा वगैरह वगैरह बहुत सारा नाम है, जो यहाँ पे होता है वो लिखते। अभी केवल यहाँ पे कौन है सीएन। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में, ये फेरिट कहाँ से आ, जरा इसके बारे में देखें। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में, सभी बच्चे सुन लें, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज अगर आ जाएगा तो जो मेटल होगा, मेटल कौन है यहाँ पे, आयरन है। यहाँ पे मेटल कौन था, आयरन। तो आयरन का ओरिजिनल नेम जिसको ग्रीक नेम बोलते हैं, ग्रीक नाम क्या होता है जरा इसके बारे में सुन लें आप। ग्रीक नेम किसको बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए, ग्रीक क्या होता है। कई लोग डिस्कवरी करते हैं सरफरी टाइप के रहते हैं, तो अपने गांव के नाम पे, मोहल्ले के नाम पे, ठीक है, अपने पिताजी के नाम पे, गर्लफ्रेंड के नाम पे, बॉयफ्रेंड के नाम पे, पत्नी के नाम पे, ठीक है, भाई के नाम पे कोई नया नाम रख दिया, उसका नाम ग्रीक नेम है। ग्रीक नेम का मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। तो बेसिकली ग्रीक का मतलब ये हुआ, आयरन का ग्रीक नेम सभी बच्चों को पता है फेरम होता है। क्या होता है, फेरम। जब भी किसी सब्सटेंस का ग्रीक नेम लेंगे, कब लेंगे ग्रीक नेम, जब किसी कॉम्प्लेक्स पे माइनस साइन आएगा, कॉम्प्लेक्स पे प्लस आएगा तो क्या करेंगे, वो कमिंग क्लास में दिखेंगे। कॉम्प्लेक्स पे प्लस साइन वाले का एग्जांपल ये है, अभी कॉम्प्लेक्स का प्लस वाला हम पढ़ नहीं रहे हैं। ये जरा सभी बच्चे देखें, CuNH3 का पावर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, और SO4। तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स में यहाँ कितना चार्ज है, 2+। यहाँ कॉम्प्लेक्स पे सभी बच्चे देख पा रहे हैं 2+ लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम टॉपिक पढ़ नहीं रहे। जब इसको हम पढ़ेंगे तो इसको लाकर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता होगा। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज, यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनायन। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स पे एनायन साइन आएगा तो नाम में, कौन से नाम में, ग्रीक नेम में 8 लगा देंगे। ग्रीक में क्या करेंगे, 8 लगाएंगे, तो ग्रीक नाम क्या है, फेरेट। इसी तरीके से कॉपर होता तो क्यूपरेट लिखते, सिल्वर होता तो अर्जेंटेट लिखते, गोल्ड का नाम आरम होता है AURUM तो लिखते ऑरेट, वगैरह वगैरह इस तरह नाम लिखते थे। यहाँ पे लिखते फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में लिखेंगे 2। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आया होगा। क्लियर हो पाया इतनी बातें? यस सर। रफ करता हूँ इधर, थोड़ा एक और एग्जांपल देखते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है AgCN का ट्वाइस, तो अगर मुझे इसका नाम लिखना होता तो मैं लिखता पोटेशियम। इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो नाम है पोटेशियम, जरा सा देख लें आप, पोटेशियम। इसके बाद जरा इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम पहले लिखना है तो लिखेंगे डाई इस बार, और लिखेंगे साइनो, पोटेशियम डाई साइनो। इस बार सिल्वर इसका नाम होता है, लेकिन ओरिजिनल नाम इसका अर्जेंटीना है, यानी अर्जेंटेट नाम है, तो लिखेंगे अर्जेंटेट। अर्जेंटस इस कंपाउंड का नाम है तो लिखेंगे अर्जेंटेट। देख लो यहाँ पे 8 लगा हुआ है, अर्जेंटेट। और ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। ये नाम लिखेंगे, ये नाम लिखेंगे, ये नाम लिखना है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको जरा सा, आपका सब पढ़ा हुआ है, मैंने फास्ट रिवीजन क्लास में थोड़ा आपको पूरा का पूरा रिवाइज कराया है ये सारी बातें, ठीक है। मैंने अपने एक ड्रॉपर के बैच में और एक 12th के बैच में सारा टॉपिक पूरा डिटेल में बेसिक लेवल से पूरा डेफिनेशन लिखवाते हुए एक ही चीज पढ़ाया है। लेकिन आप जानते हैं टाइम कम है और क्विक रिवीजन क्लासेस की तरीके से चल रहा है एकदम, लेकिन इसमें भी मैंने 0 समझाया, बस थोड़ा लिखा कम, सारी बातें समझाया है। तो एक बार जब NCERT देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो बच्चा पिछले साल पढ़ा होगा या जो बच्चा कहीं पढ़ा होगा उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कसम खाकर आए बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तो NCERT लेक्चर के बाद देखेंगे तो उनको पूरी बात समझ में आ जाएगा। लेकिन जो भी वहाँ पे कंटेंट लिखा होगा उसी को मैंने यहाँ पे अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझा पाया हूँ। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच।